हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रयास के लेक्चर में जहां पे हम मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एंड एज यू पीपल ऑल नो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जहां पे हम यूपीएससी में जो ऑलरेडी मेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। यू गेट टू नो द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द एग्जाम। ठीक है, आपको एग्जाम की नेचर के बारे में, एग्जाम की डिमांड के बारे में पता लगता है। एंड मोर ओवर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप आने वाले एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो हमने GS1 के इस कंपोनेंट में अब तक 31 लेक्चर्स में 31 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। हमने देखा है कि क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी होती है वाइल गिविंग द एग्जाम। इसमें से एक लेक्चर यानी कि लेक्चर 27, उसमें हमने एक्सटेम्पोरी आंसर भी लिखा था, यानी कि रियल टाइम में आपने और हमने साथ बैठ के आंसर लिखा था टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में प्रेशर कंडीशन में हाउ वी नीड टू कंट्रोल आवर नर्व्स। ठीक है, ताकि हमारा पेन चले और जितना मैक्सिमम हम लिख सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसको हम लिख सकें। राइट, तो अभी तक अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन सी ऑल द lectures that we have discussed of GS1 of previous year mains question from 2013 to 2019। तो फ्रेंड्स आज लेक्चर 32 है हमारा। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया का, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हम बताएंगे और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप अपने बहुत ही अच्छे मेन्स आंसर को लिख के बहुत बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकते हैं यूपीएससी के मेन्स में। एंड फ्रेंड्स माइंडेड, यूपीएससी के मेंस का ही स्कोर जो है वो अल्टीमेटली आपकी फेट डिसाइड करता है। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जब आप मेंस के मैदान में उतरते हैं तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा और टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं बच्चे, मेंस में एंटर होते हैं, उसमें उनका मुकाबला बहुत ही सीरियस और डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के साथ होता है। राइट, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। राइट, एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ के यूपीएससी के मेंस की तैयारी करें ताकि आने वाले क्वेश्चंस को हम एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकें, समझ सकेंगे किस तरह से हमने अपनी तैयारी को एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ओरिएंट करना है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आपको हम अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज का नाम है परिश्रम 2020। इट इज टारगेटिंग प्रीलिम्स ऑफ 2020। इसमें आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सभी टेस्ट में 100 एमसीक्यूज रहेंगे और ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो करंट अफेयर्स के ऊपर होंगे। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ही बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है टू डू 100% कवरेज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द करंट अफेयर्स दैट आर इन न्यूज। एंड इसमें फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा प्री और मेंस के ऊपर कंबाइंड अप्रोच रहता है, कंबाइंड फोकस रहता है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम मेंस का भी एक फॉर्डर मटेरियल देंगे। हर एक टेस्ट के साथ मेंस फॉर्डर की एक फाइल मिलेगी आपको, जिसमें कि जो फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और अगर वो आपके मेंस के आंसर की भी एनरिचमेंट कर सकते हैं तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जब आपका प्री क्लियर हो, मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट मसाला मटेरियल रहे। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हुए हैं और लिंक्स पे क्लिक करके इस टेस्ट सीरीज की फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं आप। ठीक है, एंड इन केस आपको कोई क्वेरी है regarding these test series, so you can definitely drop us a mail at hello@civilstaff.com or you can give us a call at 8146207241। ठीक है, लास्ट में लेक्चर के एंड में हम आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी फिर से जरूर बताएंगे। तो अभी पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आज हमारा मेन मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के GS1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था GS1 में, एंड ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के साथ वाले टॉपिक के वो बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन था राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो आप सब जानते हैं ये स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे ये स्लोगन आया था और हमने इस स्लोगन के जो एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर लिखना है एक क्रिटिकल नोट। देखने में क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लग रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इवन बिफोर आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन पिटफॉल्स। ठीक है, कुछ खड्डे हैं जिसमें हमने कूद नहीं जाना, क्योंकि अगर उन खड्डों में हम कूद गए तो हमारी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकती है मेंस में, और उसको हमने हर हाल में अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो पिटफॉल्स हैं वो नंबर 1 पिटफॉल तो ये है कि हमने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट कमेंट ऑन एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं है, क्वेश्चन है कि हमने एक क्रिटिकल नोट लिखना है। ठीक है, तो ये हमने बहुत इंश्योर करना है प्रॉपरली कि जो हम क्रिटिकल नोट दे रहे हैं वो बायस्ड ना हो। बायस्ड का मतलब कि वन साइडेड हमारा नोट नहीं होना चाहिए। अब जय जवान जय किसान, आप में से कई लोग जो हैं वो ये सोच सकते हैं कि इसका क्रिटिक क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी और इसमें इसने जो भी किया 1960s के टाइम पे जो हमारे देश के हालात थे उसमें से हमें
उसको एक तरह से सेल थ्रू करवाने में इस स्लोगन ने, इस अप्रोच ने हमारी बहुत मदद की। तो हम इसके एंटी कैसे लिख सकते हैं, इसके अगेंस्ट कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स माइंड इट, हर चीज का क्रिटिक मिल जाता है, चाहे आपके पास एक या दो पॉइंट्स भी हैं एंड दे आर क्रिटिक, तो यू शुड मेंशन देम, ठीक है। और वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहते हैं कि काफी सालों से अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, ये काफी टाइम हो गया इसको। सो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि यूपीएससी में 2020 में यूपीएससी एक धमाका डाल सकती है, तो पता लगे कि वहां पे 3-4 क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस से आए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 2013 में भी हुआ था। 2013 में काफी सारे क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस से आए थे। वेरी मच एक्सपेक्टेड कि 2020 में फिर से हो सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को किसी भी हालत में इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के अलावा फ्रेंड्स इंटरप्रिटेशन के बाद आपको वर्ड लिमिट पे एडहियर करना है। यू शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट्स टू मच, ठीक है। अगर 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, ट्राई टू फिनिश इट इन विद इन 180, 190 और 195 वर्ड्स, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है और आप प्रेशर कंडीशन में लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीड हो सकता है अप टू 215 to 20 वर्ड्स, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 220 से ज्यादा अगर होना शुरू हो गया तो एग्जामिनर को साफ नजर आना स्टार्ट हो जाता है एंड समटाइम्स द एग्जामिनर माइट फील एजिटेटेड उस वजह से, ठीक है। तो अवॉइड सच थिंग्स, वर्ड लिमिट को बहुत सीरियसली लीजिएगा। एंड वर्ड लिमिट्स को सीरियसली लेने के लिए और उसको एडहियर करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं इस टाइम पीरियड से जुड़ी हुई, इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई, इस क्वेश्चन के इशू से जुड़ी हुई, उसको हम अवॉइड करेंगे। जैसे कि यूजलेस इन्फॉर्मेशन के रूपी की वैल्यू उस टाइम पे डिप्रिशिएट हुई थी, अमेरिका ने फूड स्टॉक्स देने बंद किए थे, तो हमारे बफर स्टॉक कितना रह गया था, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या सिचुएशन थी, वो अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं उसको अवॉइड करना है। उनका रेफरेंस जरूर देना है लेकिन बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत डिटेल्स देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके कीवर्ड्स को समझते हैं। कीवर्ड्स आपने ऑलरेडी, आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में, अब तक उन्होंने कीवर्ड्स को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया होगा और हमारी इस वीडियो के साथ साथ उन्होंने शायद आंसर अपना पूरा लिख भी लिया हो, ठीक है। आप में से कई बच्चों के हमें आंसर्स आ रहे हैं एंड ऑल्दो हम प्रॉपर क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, हमारा जो इंटरेक्शन आपके साथ है वो YouTube के माध्यम से है। तो अगर आप लोग जिन्होंने आप अपने आंसर्स भेजे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि वी आर गेटिंग रियली ब्रिलियंट आंसर्स फ्रॉम ऑल यू पीपल, ठीक है। इसमें जो पिटफॉल्स ज़्यादातर रहे हैं वो यही रहे हैं कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन के ऊपर कुछ बच्चों का ध्यान नहीं जाता। तो हमने ध्यान रखना है कि हम करेक्टली क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें और वर्ड लिमिट को एडहियर करें, ठीक है। बाकी अदरवाइज आई एम रियली हैप्पी टू सी, हमारी पूरी टीम जो है सिविल स्टाफ की टीम, वी आर ऑल रियली वेरी हैप्पी टू सी सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय आवर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आप भी जो वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे इस आंसर को खुद से भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब कीवर्ड्स को समझ के इस क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड देन हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें वर्ड्स और कैसे फिल करने हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान, ठीक है। हमने क्या करना है, क्रिटिकल नोट लिखना है, स्लोगन के ऊपर नहीं लिखना, स्लोगन की एवोल्यूशन और उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान के ऊपर ऐसे ना लिखाना, ठीक है। ये बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। हमने क्रिटिकल नोट लिखना है, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस स्लोगन एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्लोगन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने एक तरह से आंसर को, ठीक है। और इसमें इंट्रोडक्शन में वी विल गिव अ जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम व्हेन दिस स्लोगन इवॉल्व्ड, ठीक है। 1966 के टाइम पे ऐसी क्या चीजें हो रही थी कि जहां पे देश के प्रधानमंत्री को जय जवान जय किसान कहना पड़ा, ठीक है, और ये स्लोगन लोगों में देना पड़ा, ठीक है। तो वो क्या चीजें थी, तो उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद एक कनेक्टिंग लाइन हम ऐड करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके क्वेश्चन को एक फ्लो मिले, कंटिन्यूटी मिले, उससे एग्जामिनर का आपके क्वेश्चन को पढ़ने का मन करता है, ठीक है। यू एंटर इनटू अ डायलॉग विद द एग्जामिनर एंड उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स। इसके बाद हम अपनी जब मेन बॉडी पे आएंगे तो हमने क्या करना है, देयर आर मेनी वेज टू स्ट्रक्चर दिस आंसर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्रिटिकल नोट जब देना है तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं एवोल्यूशन के और सिग्निफिकेंस के, ठीक है। तो इसमें एक अप्रोच ये है कि आप एवोल्यूशन को स्टार्ट करके कि ये स्लोगन की जो एवोल्यूशन हुई इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, ठीक है, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन आप वो बता सकते हैं। और जब नेगेटिव साइड बतानी है, क्रिटिक करना है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे इवॉल्व तो ये हुआ, बहुत जोर शोर से ये काम किया इसने 1960s में, लेकिन उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है और इसकी जो मोमेंटम है इट बिगैन टू फेड आउट। और आज की डेट में ना फार्मर्स खुश हैं ना सोल्जर्स खुश हैं, ठीक है। सहायक का इशू आपको पता है, फार्मर सुसाइड्स का इशू आपको पता है, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को भी हम लिंक कर सकते हैं हिस्ट्री जैसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट में भी, हिस्ट्री जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो ये चीज हम एवोल्यूशन को यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस इसका कर रहे हैं जय जवान जय किसान का। इसके बाद जब हमने सिग्निफिकेंस बतानी है इस स्लोगन की, उसको हम
अपनी बॉडी का नेक्स्ट पार्ट बना सकते हैं। तो उसमें हम पॉजिटिव आउटकम्स बता सकते हैं कि इस स्लोगन के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हुए, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव आउटकम्स थे ये आए तो सही, लेकिन इसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ी। तो वो कीमत क्या है हम अपने आंसर में भी देखेंगे। ठीक है, तो एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप कंबाइन कर सकते हैं एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस को। दोनों के पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दिए और दोनों के ही नेगेटिव एस्पेक्ट बाद में बता दिए। ठीक है, तो हम सेकेंड वाली अप्रोच को यूज करेंगे। इस अप्रोच से आप अगर अपना आंसर लिखना चाहते हैं, इट्स योर विश, आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और ये अप्रोच भी बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। सो इन इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट दैट इंटरप्ले ऑफ वेरियस इवेंट्स इन अर्ली 1960s प्लेस इंडिया अंडर थ्रेट ऑफ वॉर। ठीक है, चाइना के साथ हमारा झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान उस सिचुएशन का फायदा ले रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया वॉज अंडर अ थ्रेट ऑफ वॉर एंड ऑल्सो वी वर विटनेसिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज। ठीक है, और उसी बीच हमारे कई सारे ड्रॉट्स भी आ रहे थे। ठीक है, सूखा पड़ रहा था और अमेरिका ने भी अपना सपोर्ट जो था वो वापस ले लिया। ठीक है, अमेरिका ने जो हमें जो फूड सपोर्ट देते थे वो उन्होंने उसमें फूड एड देनी बंद कर दी थी। काफ़ी फूड शॉर्टेज हमें उस टाइम पे फेस करनी पड़ी। तो उस टाइम पे सोल्जर्स का मोराल काफ़ी डाउन था और फार्मर्स का भी मोराल काफ़ी डाउन था ड्यू टू ड्रॉट्स, एंड सोल्जर्स का बिकॉज ऑफ द सेटबैक्स वी फेस ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, तो इस वजह से interplay of various events in early 1960s, they place India under threat of war and shortage of food supplies, and to boost the morale of the public and military, the slogan Jai Jawan Jai Kisan was evolved by Prime Minister Lal Bahadur Shastri. ठीक है, तो ये अगर आप काउंट करेंगे ये 16 वर्ड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री विल बी कंसिडर्ड एज वन वर्ड बिकॉज इट्स अ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इट्स अराउंड 16 वर्ड्स। तो 16 वर्ड्स में आपने अपनी एक शानदार इंट्रोडक्शन दे दी और इसमें आपको एक तरह से आपने एग्जामिनर को ये क्लियर कर दिया कि दैट यू मीन बिजनेस एंड यू आर गोइंग टू राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड बाय द क्वेश्चन एंड नॉट व्हाट यू ऑलरेडी नो, राइट। सो वी आर वेरी केयरफुली वी आर एक्चुअली टेलरिंग द आंसर टू सूट द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो कनेक्टिंग लाइन हम ऐड करेंगे टू गिव द कंटिन्यूटी एंड फ्लो टू द आंसर, एंड हियर वी कैन राइट दैट द स्लोगन हैड क्रूशियल रोल टू प्ले इन डीलिंग विद एडवर्सरीज ऑफ 1960s व्हिच कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। ठीक है, तो हमने कनेक्टिंग लाइन में बता दिया कि हम पॉजिटिव साइड इसकी डिस्कस करने वाले हैं, और पॉजिटिव साइड में व्हाट वी कैन राइट इज एवोल्यूशन का पॉजिटिव नोट और सिग्निफिकेंस के ऊपर एक पॉजिटिव नोट देंगे। इन एवोल्यूशन वी कैन राइट what started as a slogan gradually evolved into a policy approach of the government and then a mass movement making it easy to tackle the adversaries of 1960s। ठीक है, इसमें हमने बताया है कि जो एक स्लोगन की तरह इमर्ज हुआ, ठीक है, जय जवान जय किसान एक नारा था, वो नारा बना गवर्नमेंट की पॉलिसी। जो ये नारा था प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जो नारा दिया जय जवान जय किसान का, इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में दिखनी स्टार्ट हो गई थी। जो पॉलिसीज बन रही थी वो बिल्कुल फोकस अप्रोच के साथ बन रही थी टू सर्व द नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द डिफेंस नीड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्लोगन से वो बना पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड सून जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी का ऑरा था उसने लोगों में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला टू सच एन एक्सटेंट कि जय जवान जय किसान टर्न्ड और टुक अ शेप ऑफ मूवमेंट एज वेल। ठीक है, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट है कि उस टाइम पे जब फूड सप्लाईज की शॉर्टेज थे तो शास्त्री जी ने लोगों को मंडेज को फास्ट रखने को कहा था, ताकि एक दिन अगर हम एक दिन वाटर फास्ट रखेंगे, ठीक है, हम एक दिन गेहूं नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पी के और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें खा के अपना गुजारा करेंगे, तो जो उससे अनाज बचेगा, ठीक है, वो अनाज हम एक तरह से अपनी फूड शॉर्टेज को का जो लैक्यूना है हमारा उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और शास्त्री जी की इस एक आवाज पे पूरे देश ने उनका साथ दिया था, एंड वेरी सून वी सेल्ड थ्रू दीज टफ टाइम्स ऑफ 1960s। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, आप में से कई बच्चों को शायद पता भी होगा, आपके पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, डू शेयर दिस इंसिडेंट विद देम एज वेल। ठीक है, तो उसने एक तरह से मास मूवमेंट की शेप भी दे दी इस स्लोगन को, राइट। तो हमने एवोल्यूशन का एक पॉजिटिव नोट बता दिया कि एवोल्यूशन में इट स्टार्टेड एज अ स्लोगन टर्न्ड इनटू गवर्नमेंट पॉलिसी एंड देन मास मूवमेंट, राइट। एंड सिग्निफिकेंस में इसमें हम बता सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव आउटकम्स क्या थी। तो उसमें पॉजिटिव आउटकम्स क्या थी? ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द रिकवरी ऑफ इंडियाज रेपुटेशन एट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रंट्स। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो within 40 words you can write that green revolution was one of the major outcomes that ensured self-sufficiency of India in terms of food. India recovered its reputation at domestic and international fronts after it had suffered a moral breakdown due to losses in Indo-China War of 1962. ठीक है, आप चाहें तो इस सेंटेंस को कंडेंस भी कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सेव सम वर्ड्स। ठीक है, लेकिन आपने पॉजिटिव साइड बता दी कि एवोल्यूशन की पॉजिटिव साइड ये थी, सिग्निफिकेंस में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन और फूड सेल्फ सफिशिएंसी का मौका मिला। ठीक है, और हमने जो एक तरह से अपनी इज्जत खोई थी इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, ठीक है, वी एडमिट कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर थी उसमें शॉर्टकमिंग्स थी, वी फेस अ सेटबैक, लेकिन इस टाइम पे इस स्लोगन की वजह से
वो रेपुटेशन, खोई हुई इज्जत हमने एक तरह से वापस पाई। इसके बाद हमने क्रिटिक भी करना है, ठीक है। तो क्रिटिक, क्योंकि वर्ड्स की शॉर्टेज है तो वी विल क्रिटिक इन वेरी ब्रीफली, ठीक है। हमने पॉजिटिव नोट्स काफ़ी ब्रीफली बताए, अब नेगेटिव या क्रिटिक जो है वो भी काफ़ी ब्रीफ रखेंगे। तो एवोल्यूशन का क्रिटिक क्या है कि हमने एक तरह से अब कनेक्ट करना है, तो however word here is acting as a connecting brick, connecting cement, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब लिख दिया however slogan lost its momentum after the demise of शास्त्री जी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद इस स्लोगन का मोमेंटम लूज हो गया, ठीक है। और किस हद तक वो लूज हो गया इसका एक तरह से ब्यौरा मिलता है आज की सिचुएशन के हिसाब से, कि आज फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एमएसपी की डिमांड, उनकी एक तरह से आंदोलन चलते जा रहे हैं, कई सारे साउथ इंडियन फार्मर्स दिल्ली में आए थे, उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करती हैं कि जो जय जवान जय किसान का नारा था वो अपनी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा खो चुका है आज के टाइम पे। इसी के साथ जो सोल्जर्स के इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा सहायक के इशू रहते हैं कि मिलिट्री में सहायक इज़ द रैंक, ठीक है। ही सपोज टू बी एन एड ऑफ एन ऑफिसर, लेकिन ऑफिसर्स जो हैं वो उनसे बहुत मीनियल टास्क करा के अपने पर्सनल काम करवा के उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन दो इश्यूज का रेफरेंस हम दे सकते हैं यहाँ पे टू जस्टिफाई आवर आर्गुमेंट दैट दिस स्लोगन हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम। सो वी कैन राइट दैट द कंटेम्पररी इश्यूज ऑफ फार्मर्स, ब्रैकेट में यू कैन ब्रीफली मेंशन के कौन से इश्यूज हैं, एंड सोल्जर्स, अगेन ब्रैकेट में मेंशन कर दिए कि सोल्जर्स के क्या इशू हैं, दे डिपिक्ट अ फेलियर टू सस्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्लोगन, ठीक है। बहुत ही सिंपली एक लाइन में हमने इसको खत्म कर दिया, 25 वर्ड्स में हमने इसका क्रिटिक बता दिया एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्रिटिक करना है, तो हियर वी कैन राइट दैट द स्लोगन हेल्प्ड इंडिया टू सेल थ्रू द टफ टाइम्स ऑफ 1960, येट अ प्राइस हैड टू बी पेड फॉर इट, ठीक है। और वो प्राइस क्या था, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू एग्रीकल्चर एंड डिफेंस सेक्टर्स इंपैक्टेड द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स, ठीक है। हमें उस टाइम पे क्योंकि डिमांड एग्रीकल्चर और डिफेंस की काफ़ी ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली ये लॉजिकल स्टेप था कि वहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करें, लेकिन उसको डाइवर्ट करने से जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, दे टुक अ टोल, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हुआ था, बट ये नेगेटिव हमने क्रिटिक कर दिया, लेकिन अब हमने जस्टिफाई भी करना है कि उस टाइम की डिमांड के हिसाब से जो स्टेप्स थे ये करने ज़रूरी थे, ठीक है। इसका ऑल्दो एवोल्यूशन में और सिग्निफिकेंस में जो पॉजिटिव आउटकम्स थे वो फेड आउट हुए, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है टू रिवाइव इट, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक सजेशन के साथ अपने आंसर को खत्म करेंगे और अपनी आर्ग्यूमेंट्स को क्लोजर देंगे। तो हियर वी कैन राइट दैट इट कैनॉट बी डिनाइड that the dual threats of hunger and wars needed urgent attention for India, ठीक है। ब्रैकेट में इन 1960s आप लिख सकते हैं। These could have been solved only with the support from farmers and soldiers, therefore जय जवान जय किसान स्लोगन आया, ठीक है। अब इस स्लोगन ने क्रूशल रोल भी प्ले किया टू इंश्योर देयर सपोर्ट, देयर मतलब फार्मर एंड सोल्जर्स। हाउएवर ways should be devised to address the issues of farmer and soldiers in the contemporary times too, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूजन दे दी, हमने एक्नॉलेज किया कि उस टाइम पे हंगर और वॉर की जो नीड थी, उसको टैकल करने की जो नीड थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए स्लोगन आया। इस स्लोगन ने फार्मर्स और सोल्जर्स का सपोर्ट अटेन करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, लेकिन क्योंकि ये फेड आउट हो चुका है और आज काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, वी आर नॉट एट वॉर, फूड सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी में भी हम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो किसान जो एक तरह से फसलें उगाता है वो क्राइसिस में है, ठीक है। और जो सोल्जर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी, ठीक है। तो इन सारे इश्यूज को भी टैकल करने की आज की डेट में ज़रूरत है, और इस सजेशन के साथ आपने अपने आंसर को एक क्लोजर दे दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके टोटल वर्ड्स देखेंगे जो हमने आपके साथ इस आंसर को डिस्कस किया है, इट्स अराउंड 200 को थोड़ा एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट समझाने के लिए वी डेलिबरेटली एक्सीडेड द वर्ड लिमिट, बट नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कंडेंस दिस आंसर within the limits of 200 words and try to write it and do daily practice of mains answer writing, ठीक है। क्योंकि 31 दिसंबर 2019 31 दिसंबर तक अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जब 2020 स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, तब मन में एक तरह से थोड़ी एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है कि नाउ 2020 इज देयर, नोटिफिकेशन आने वाली यूपीएससी की, एंड प्रीलिम्स भी थोड़ी कुछ ही महीनों में प्रीलिम्स भी है, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक आप अपने मेंस के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग, एथिक्स का पेपर, तो इनके ऊपर खास ध्यान दीजिए, ठीक है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको किसी भी हालत में मिस ना कीजिए, ठीक है। हमारे एथिक्स के भी काफ़ी अच्छे लेक्चर्स दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगर आपने उनकी प्लेलिस्ट देखी है तो ऊपर अगेन आई बटन पे क्लिक करके यू कैन लुक एट द प्लेलिस्ट ऑफ द एथिक्स एज वेल, ठीक है। सो डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट एज वेल, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, राइट। एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है,
डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, जहां पे हम अपने डेली कंटेंट को शेयर करते हैं, फ्री कंटेंट को, और इसके पीडीएफ्स को भी शेयर करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए hello@civilsap.com पे। डू मेंशन योर नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी तो आपकी आ ही जाएगी हमारे पास, राइट? तो वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक। Alternately, you can also give us a call at this number, that is 81462 07241, from Monday to Saturday 10 a.m. to 7 p.m. ठीक है? In case you are unable to connect with us through the phone, do drop us a mail and we assure you that we will definitely contact you back, right? And इसी के साथ friends, I wish you all the best for your exam. Keep practicing, keep revising, and may God bless you. And just clear the exam, ठीक है? Clear the exam with flying colors. अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, एंड टिल देन आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड, वर्किंग रियली हार्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच।